हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम जे एक्ट का चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्शन 3 को कवर किया गया है। मीन्स इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक सेक्शन है, वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर जो 3 है उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं। तो एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है आरजेएस के अंदर कि कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो टोटल हमें कितने प्रिंसिपल्स दिए गए हैं? 16 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो ये नंबर भी हमको याद रखना ज़रूरी है। टोटल हमें 16 प्रिंसिपल्स इसमें सेक्शन 3 के अंदर दिए गए हैं। ये सेक्शन 3 बात करता है कि जब हम इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इस एक्ट का जब हम पालन करेंगे तो हमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। तो वो क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द बोर्ड, द कमिटी। किनके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बोर्ड और कमेटी। अब बोर्ड वर्ड और कमेटी वर्ड पहले नहीं था, तो इसे 2021 के अमेंडमेंट से क्या क्या है? इंक्लूड किया गया है। अदर एजेंसी एज द केस में बी वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविज़न को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, शैल बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल नेमली। आप इन प्रिंसिपल को आपको क्या करना होगा? फॉलो क्या करना होगा। अब देखिए, पहला प्रिंसिपल क्या बात करता है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट। कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, हम उसको क्या मानेंगे कि वो इनोसेंट है, ठीक है। उसका कोई मेलाफाइड या क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है अप टू द एज ऑफ 18। जब तक उसकी एज कितनी 18 साल तक का है, तब तक हम क्या मानेंगे? वो इनोसेंट है। सेकेंड प्रिंसिपल बात करता है डिग्निटी ऑफ अर्थ के लिए कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट। भले वो बच्चा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि अभी छोटा है तो उसको क्या डिग्निटी, क्या इसका वर्थ नहीं। भले वो छोटा है तो भी उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक वर्थ है। तो आपको क्या है? उसके एज ए डिग्निटी, उसके इक्वल डिग्निटी की तरह ट्रीट करना होगा और राइट उसको देने होंगे। थर्ड प्रिंसिपल बात करता है पार्टिसिपेशन की। जो प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है, उसमें उस बच्चे का भी पार्टिसिपेट होना चाहिए, अगर जब तक कि वो उस बच्चे को अफेक्ट नहीं कर रहा हो। देखिए, एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोसेस। जो भी उसके डिसीजन हो रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं उस बच्चे के इंटरेस्ट को। शैल बी टेक इन टू द कंसिडरेशन विद ड्यू रिगार्ड टू द एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। आपको उस चाइल्ड की एज और उसकी मैच्योरिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ देखना होगा कि आपको उसकी जो प्रोसीडिंग हो रही है तो उसको वो दिखाना है या नहीं। अगर उस चाइल्ड की एज छोटी है, कम एज का है, मीन्स अगर वो 11 साल का है, ठीक है, तो और उसकी मैच्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके बिहाफ में किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। तो चाइल्ड का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है बेस्ट इंटरेस्ट। बेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है? ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द चाइल्ड शैल बी बेस्ड ऑन द प्राइमरी कंसिडरेशन दैट देर आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप फुल पोटेंशियल। कि हम उस बच्चे के सर्वोपरि हित को ध्यान में रखेंगे और क्या करेंगे? उस बच्चे के हेल्प करेंगे कि वो डेवलप हो, अपने पोटेंशियल को बताए, ठीक है। तो उसको तरह से क्या हुआ? किसके लिए होगा? ये चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हुआ। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स बात करता है कि फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द प्राइमरी रिस्पॉन्स, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पर होती है? जो केयर करने की, नर्चर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए चाइल्ड की, वो होती है बायोलॉजिकल फैमिली, अडॉप्टिव फैमिली और गार्जियन। या गार्जियन नहीं है, यहाँ पर लिखा है फोस्टर पेरेंट। तो किन जनों को? 3 जनों को इंक्लूड किया गया। बायोलॉजिकल फैमिली को इंक्लूड किया गया, अडॉप्टिव को और फोस्टर पेरेंट्स को क्या क्या इंक्लूड किया कि इनकी प्राइमरी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो केयर करे, नर्चर करे, प्रोटेक्शन करे उस बच्चे का। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है सेफ्टी के रिगार्डिंग। ऑल मेजर शैल बी टेक इन टू इंश्योर, ठीक है, सारे मेजर आप लिए जाएंगे चाइल्ड इज़ सेफ एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी हार्म। कि वो बच्चा कोई हार्म, अब्यूज़ या माल ट्रीटमेंट या मतलब उसके साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें क्या की जाएगी? कंसिडर की जाएगी। उसे एक सेफ्टी जगह रखा जाएगा, सेफ एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, वाइल इन कॉन्टैक्ट विद द केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम एंड देयर आफ्टर। केयर प्रोटेक्शन सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है, ये सिस्टम मतलब क्या हो गया कि हम कोई इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उस बच्चे के साथ में कोई हार्म या अब्यूज़ तो नहीं किया जा रहा है, उसके साथ माल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों को भी क्या रखा जाएगा? ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव मेजर क्या है? ऑल द रिसोर्सेज टू बी मोबिलाइज्ड इंक्लूडिंग दोज ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। हम उसकी फैमिली और कम्युनिटी, जो समाज है, उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या करें? प्रमोटिंग द वेल बीइंग, फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट और आइडेंटिटी एंड प्रोवाइडिंग an exclusive
inclusive and enabling the environment to reduce the vulnerability of a child and the need of a intervention under this act। क्या इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर हम सारे पॉजिटिव मेजर्स को इंक्लूड करेंगे, चाहे उसमें इंक्लूड हो जाए फैमिली हो जाए या समाज हो जाए, ठीक है, जहाँ पर बच्चे का ध्यान रखते हुए, मतलब उसकी हित को ध्यान रखते हुए क्या करें, उसकी वेलबींग, उसकी फैसिलिटिंग डेवलपमेंट, उसकी आइडेंटिटी, हर चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए उसके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, ताकि जो क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए वल्नरेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन और एंड नीड फॉर इट्स इंटरवेंशन। अगर उसको इस एक्ट के अंदर कोई नीड की ज़रूरत है तो उसको भी क्या किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है नॉन सिग्मेटिक सिगमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब एक तरह से जो स्टिग्मा लगाते हैं ना, ठीक है, कलंक जैसे शब्द, उनका आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, ठीक है, 11 ईयर का है या 11 से 12 साल की एज का है वो, ठीक है, उसके द्वारा कोई ऑफेंस हो गया। अब वो ऑफेंस तो उसके द्वारा हो गया, पर आप उसको बार बार ये नहीं बोलोगे तुम अपराधी हो, तुम ऑफेंडर हो, ठीक है, तो ये वर्ड उसके लिए क्या हो जाएंगे, एक तरह से कलंक हो जाएंगे। तो ऐसे शब्दों का उसके साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात कर रहा है नॉन वेवर ऑफ राइट। अगर किसी बच्चे के पास राइट है जो ऑलरेडी दिए गए हैं काफ़ी लॉज के अंदर, तो उसको क्या वे ऑफ नहीं किया जाएगा। बट इस राइट के अंदर कौन सा राइट इंक्लूड नहीं है, फंडामेंटल राइट को इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए, नो वेवर ऑफ एनी ऑफ द राइट ऑफ अ चाइल्ड इज़ परमिसेबल और वैलिड। आप किसी भी तरह से किसी बच्चे के राइट को ना परमिसेबल नहीं मानोगे, ना ही वैलिड मानोगे। थ्रू देखो, जो किसी उस बच्चे को मिला है या उस बच्चे के बिहाफ में कोई एक्ट कर रहा है, और बॉडी और क्या कोई बोर्ड के द्वारा या कमिटी के द्वारा, एंड एनी नॉन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट शैल नॉट बी अमाउंट टू वेवर। अगर आपने कोई फंडामेंटल राइट है उसको एक्सरसाइज ही नहीं किया तो उसका मतलब थोड़ा ना कि आपने उसको वेव कर दिया, तो वो एज अ वेवर की तरह उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा फंडामेंटल राइट को। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स बात करता है कि इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आपको उस बच्चे के साथ इक्वालिटी रखनी होगी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन किसके रिगार्डिंग हो गए, ग्राउंड्स हो गए, सेक्स, कास्ट, एथिकल बेस, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रीटमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको क्या उसके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा, इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब छोटा बच्चा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होगी, उसकी प्राइवेसी है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है कि वो क्या कर सकता है थ्रू आउट द जुडिशियल प्रोसेस, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रख सकता है। या एवरी चाइल्ड शैल हैव राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ थ्रू आउट द जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो वो अपनी क्या एक तरह से आइडेंटिटी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, या मतलब अपनी प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियल कोई गुप्त चीज़ है, कुछ गुप्त इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सीक्रेट बातें हैं, तो उसको क्या कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट करके रख सकता है वो बच्चा। यहाँ प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है वो चाइल्ड, प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो बात की गई है प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज द मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब कि चाइल्ड का जो आखिरी जो उपाय बचा है कि अब उस बच्चे को क्या है किया जाएगा कि कोई जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहाँ पर उस बच्चे को भेज दिया जाएगा फॉर द केयर एज अ लास्ट स्टेप। जो जो स्टेप क्या होगा, लास्ट होगा आफ्टर द मेकिंग ए रिजनेबल इंक्वायरी। रिजनेबल इंक्वायरी करने के बाद में एक लास्ट जो हमारे पास उपाय बचा है कि उस बच्चे को कहाँ भेज दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उस बच्चे का क्या रखा जाएगा, देखभाल रखी जाएगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल बात है करता है वो बात कर रहा है रीपार्टीशनेशन एंड रिस्टोरेशन। मतलब रीपार्टीशन का मतलब होता है कि रीयूनाइटेड कर दिया जाएगा उसको अपनी उसकी फैमिली के साथ में। एवरी चाइल्ड in the juvenile justice system shall have a right to be reunited with his family, कि उसके पास राइट है कि वो अपनी जो फैमिली है उसके पास क्या हो जाए, रीयूनाइट हो जाए एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है टू बी रिस्टोर्ड टू द सेम, ठीक है, उसे क्या रिस्टोर भी किया जा सकता है सेम सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर स्टेटस। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा क्रिश्चियन है, ठीक है, और आपको पता है कि वो बच्चा क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर वो उसकी खुद की फैमिली से रीयूनाइटेड नहीं होता है, अगर आप उसको कहीं और रिस्टोर करना चाहते हो, तो ये याद रखिए कि अगर वो बच्चा क्रिश्चियन है तो आपको ऐसी क्रिश्चियन फैमिली ही देखनी होगी, क्योंकि उसका जो कल्चर है वो क्या हो, उसको अपने कल्चर की और नॉलेज, जो अपने कल्चर के बारे में पता चले, उसका जो कल्चरल स्टेटस है वो बरकरार रहे।
before coming under the preview of this act, unless such restoration and repetition is not in the best interest, जब तक कि वो क्या नहीं हो, उस बच्चे के हित के लिए नहीं हो, वरना क्या किया जाएगा, उसे उसकी जो सेम कल्चर है उसमें या उसकी जो फैमिली है वहाँ पर उसको रीयूनिट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा लगता है कि इसको उसकी फैमिली से वापस मिलाना उस बच्चे के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, तो ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है फ्रेश स्टार्ट। ऑल द पास्ट रिकॉर्ड, जितने भी पास्ट रिकॉर्ड है उस बच्चे के जब वो जुर्नल सिस्टम के अंदर था, शुड बी इरेज, उसको क्या कर दिया जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा। बट इसका एक्सेप्शन है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या किया जाएगा, उसके जो भी रिकॉर्ड्स है उसको रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है डिवर्जन के बारे में। मेजर फॉर और डीलिंग विद चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, किससे डील कर रहा है, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, विदाउट रिसोर्टिंग टू जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्या आप बिना जुडिशियल प्रोसीडिंग को किए शैल बी प्रमोटेड अनलेस, आप उसको प्रमोट कर सकते हो जब तक कि वो क्या उस बच्चे के इंटरेस्ट के लिए ना हो, और द सोसाइटी एज होल, क्या पूरे समाज के लिए हो गया या उस बच्चे का हित के लिए ना हो, तब तक कि आप क्या कर सकते हो, आप उसकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग किए बिना भी क्या कर सकते हो, उसे डिवर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल बात करता है नेचुरल जस्टिस, ये यूजुअली सबके लिए फॉलो होता है। तो बेसिकली क्या कहता है ये प्रिंसिपल की जो प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, फेयरनेस के रिगार्डिंग, वो अहेड की जाएगी, उसी को फॉलो किया जाएगा। उसमें इंक्लूड किया जाएगा राइट टू फेयर हियरिंग, रूल्स अगेंस्ट द बायस एंड द राइट टू रिव्यू और बाय ऑल द पर्सन और बॉडीज एक्टिंग इन ए जुडिशियल कैपेसिटी अंडर दिस एक्ट, जो किसकी कैपेसिटी में काम कर रही है, जुडिशियल कैपेसिटी की इतने काम कर रही है, वो क्या कर सकती है, अगेंस्ट बायस के रूल्स में या वापस उसकी जो राइट्स है उसको रिव्यू कर सकती है, ठीक है, उसकी फेयरनेस हियरिंग हो रही है नहीं, क्या ये सब नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, तो उसको क्या करेगी, डील करेगी। तो ये जो 16 प्रिंसिपल्स है, इन 16 प्रिंसिपल में MCQ में काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है।